एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ जो कि लूसेंट हम लोग कर रहे थे। कहाँ तक हमने किया था? टॉपिक नंबर 8 तक किया था, जिसमें हमने नागरिकता और मौलिक अधिकार स्टार्ट जस्ट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को आगे देखेंगे। मौलिक अधिकार में हम लोग 3 आज अधिकार देखेंगे। ठीक है, 3 थोड़े थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, अगर आप न्यू है तो आपके लिए बर्डन लेना भी नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो अच्छे से याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा। और अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साथ में पढ़िए, बुक खोल के रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समता या समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार आपका कहाँ से कहाँ तक था? 14 से 18 था। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग शुरू करते हैं। समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ? विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि मतलब कानून के सामने क्या है? सब बराबर है, ये कहता है। इसका यह अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, किसी के लिए कम या किसी के लिए अधिक नहीं, उन पर एक समान कानून लागू होगा। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? आपका यूएसए से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है, ये जो विधि के समक्ष समता है, इसका ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो अपवाद रहते ही है, तो उसको नहीं हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो है ये कह रहा है बस उसको देखते हैं, ध्यान रखते हैं। हर चीज़ का अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, कोई भी धर्म हो, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। ठीक है, यानी कोई भी धर्म, जाति, लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम के ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक आपको हम बता देते हैं इसी में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कि आर्टिकल 15 के तहत ही आपका जो EWS, ठीक है, EWS और OBC का जो आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 15 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, तो अपवाद हम एक्सेप्शनल केस तो बोल ही थे, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब है आर्टिकल 16। ये है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, ठीक है, किसी भी कोई जॉब है, जॉब का पोस्ट है, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, तो सब मतलब जैसे कोई पोस्ट है तो उसके लिए सब के लिए समान अवसर होंगे, सब के लिए समान ये होंगे। ठीक है, अपवाद है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 में तो आपका EWS हो गया और अपवाद में, और आर्टिकल 16 में आपका क्या हो गया? SC ST और OBC। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, SC ST OBC के लिए आपका जो आरक्षण आपका है 16 के तहत है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत हम लोग जो भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। किसके तहत? आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते कि अरे ये इस जाति का है, उस जाति का, हम इससे पानी नहीं पिएंगे, जो पहले वो होता भी था। ठीक है, तो ये सबको किसके तहत हटाया गया? आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 है आपका उपाधियों का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, देखिए ये आर्टिकल 18 क्या कहता है कि सेना या विधि संबंधी, जैसे सेना का जो जैसे कमांडर, चीफ, ये सब का जो ये दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, ये सब आपका क्या है? इसके अलावा राज्य कोई भी आपको सम्मान उपाधि नहीं दे सकती। ठीक है, ये आर्टिकल 18 में कहा है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब जैसे अधिकतर आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि शाहरुख खान को ये देश आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे दिया,
तो किसी को नाइटहुड की उपाधि मिल गया ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब मिलेगा तो, लेकिन राष्ट्रपति जो है हमारे देश के, उनके परमिशन के बिना आप ये उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये बात किया गया कि इसके सेना के अलावा, सेना या विधि संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी राज्य आपको ये नहीं दे सकता, कोई उपाधि नहीं दे सकता। तो ये सब जो उपाधि आपको दिया जाता है कि भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है आपका, तो ये सब के अलावा आपको कोई उपाधि नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। अब कौन कौन सा हम लोग को फ्रीडम भाई मिला है तो वो देखते हैं। इसमें है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। देखिए 7 तरह का हम लोग का मौलिक अधिकार भी था, जिसमें से एक हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया? कानून का अधिकार, ठीक है। और यही था हमारा किस में था? स्वतंत्रता का अधिकार में था। आर्टिकल 19 का एफ में था, जो कि हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, जिसको कानून अधिकार बना दिया गया। तो 7 तरह की जो हम लोग का स्वतंत्रता था, राइट टू फ्रीडम, उसको अब क्या कर दिया गया? 6 बना दिया गया, ठीक है। और इसको जो 19 का एफ में था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 19 का एफ से हटाकर किस में कर दिया गया? आर्टिकल 300 में, ठीक है। अब 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सा देख लेते हैं, चलिए। आर्टिकल 19 का ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसी में अपवाद है कि हम लोग हेट स्पीच नहीं कर सकते, ठीक है, इसी में है। फिर आपका आर्टिकल 19A में ही आपका ये जो आपका इंटरनेट यूज़ करने का अधिकार है, आर्टिकल 19 का ए में ही है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका आर्टिकल 19 का ए में ही आता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 19 का बी में क्या है? तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं बीच बीच में सभा वगैरह होते रहता है, ठीक है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ सभा वगैरह करते हैं, तो ये सब आपका किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19 का बी के तहत है, ठीक है, लेकिन बिना हथियारों के। अब वो हथियार जो लेके करते हैं वो अलग एक चीज़ केस हुआ, वो उनको परमिशन रहता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 19 का सी में है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई संघ बनाना चाहते हैं, कोई कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, तो ये आप बना सकते हैं आर्टिकल 19 का सी के तहत, ठीक है। तो ए में हो गया बोलने की स्वतंत्रता, बी में सभा बनाएंगे हम लोग, सी में संघ बनाएंगे, ठीक है। डी में आपका क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आवागमन मतलब घूम फिर सकते हैं आप, ठीक है। डी में क्या है आपका? घूम फिर सकते हैं आप जहाँ जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप दिल्ली जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये देश के भीतर ही आप कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपका किस में दिया गया? 19 का डी, ठीक है। अब 19 का ई में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो आप चाहे तो बिहार में, पटना में भी घर बनाइए, दिल्ली में भी घर बना लीजिए, ठीक है, पुणे में भी घर बना लीजिए, आप जहाँ लखनऊ में घर बना लीजिए, किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में आप घर बना लीजिए, ठीक है, और वहाँ परमानेंटली बस भी सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 19 का जी में आपका क्या दिया हुआ है? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये आप आर्टिकल 19 का जी में है। अब देखिए, अब पहले आप क्या इसको देखिए ट्रिक से याद कर सकते हैं, समझ के याद कर सकते हैं कि पहले तो हमको बोलने का अधिकार मिलेगा, बोल लिए, ठीक है। अब बोलेंगे कहाँ भाई? तो कोई सभा में हम लोग बोलेंगे, सभा वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? बोलते ही है, कोई खड़ा होता है और लेक्चर देता है, बाकी लोग सुनते हैं। फिर क्या, अब सुन लिए तो क्या बनाएंगे? संघ बना लेंगे, उसका एक हम लोग कम्युनिटी बना लेंगे कि भाई हम लोग का ये कम्युनिटी है, हम लोग आएंगे, इस तरह से सभा करेंगे, ठीक है। अब संघ बना लिए, अब क्या करेंगे? तो अकेले तो घूमने जाते नहीं है, जब भी जाते हैं तो कुछ दोस्त, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादातर जाया जाता है घूमने। तो संघ बन गया, एक कम्युनिटी आपका बन गया, तो अब आप घूमने चले जाइए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 का डी में हो गया आवागमन, 19 का ई में हो गया निवास करने। अब जब घूम लिए फिर लिए, अब कोई जगह आपको पसंद आ गया, वहाँ रह जाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 का ई में आपका हो गया क्या, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर आपका हो गया 19 का जी में, अब कहीं आप बस जाइएगा तो वहाँ पे आप जीविका चलाने, यानी जो लाइवलीहुड होता है, जो आप वहाँ पे रहने खाने पीने का खर्च होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आप काम करिएगा, कुछ ना कुछ बिजनेस करिएगा। तो फिर लास्ट में आपका हो गया, जब आप बस गए वहाँ पे रह गए, बस गए, तो आप व्यापार जीविका कुछ चलाइएगा, तो कोई ना कोई बिज़नेस करिएगा। पढ़े लिखे है तो कोई पढ़े लिखे टाइप का बिज़नेस करिएगा, जैसा भी बिज़नेस करिएगा, ठीक है। आजकल तो हर तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग भी हर तरह का बिज़नेस करते हैं, तो वो करिएगा। तो ये आपका हो गया इस तरह से। ये कोई ट्रिक नहीं है, आज समझ के एक लाइन से करिएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको ABCDEFG पूरा याद रहेगा, ठीक है। बस प्रॉपर्टी वाला इसमें F जो में था वो हटा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बस गए तो अब फिर प्रॉपर्टी का मतलब ख़त्म हो गया, सीधे आप व्यापार करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 का ए में ही दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 20, अब आर्टिकल 20 में क्या है, ये आपका देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में ही आर्टिकल 20 आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत क्या दिया गया, 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। अब अपराध कोई किए हैं तो उसके लिए क्या दिया गया, 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया। क्या क्या देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चलिए अभी मिले तो आप एक बार जेल से छूट के आ गया, सब कुछ हो गया, आपको सज़ा पूरा हो गया, फिर मन किया तो फिर आपको हम दूसरी बार सज़ा दे देते, वैसा नहीं। जो है एक बार आपको मिला है तो एक बार ही आपको मिलेगा, ठीक है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अब आप मान लीजिए कोई अपराधी है, कोई अपराध किया, तो उसके पहले कोई जो आपका कानून बना था जो कि बंद हो गया है, या उसके बाद कोई न्यू कानून बना है, तो उसके तहत आपको नहीं सज़ा मिलेगी। जो उस टाइम कानून चल रहा है, जो बना हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है, और उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, पहले या बाद में कोई कानून के तहत नहीं, ठीक है। और थर्ड स्वतंत्रता क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखते होंगे आप लोग फिल्मों में ये कोर्ट में खुद के खिलाफ खड़ा ये करता है, खड़ा रहता है, बोलता है कि आप अपने गवाही दीजिए, तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि खुद के खिलाफ गवाही दे, ठीक है। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने का बाध्य नहीं किया जा सकता। वो ऑफकोर्स अपना पक्ष ले सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये 3 अधिकार हम लोग को दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार अपराधों के लिए स्वतंत्रता दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 20 में। अब 21 में क्या दिया गया है, राइट टू प्रिवेसी कह सकते हैं, राइट टू लाइवलीहुड कह सकते हैं, सब इसी में आता है आपका। अनुच्छेद 21 में हिंदी में आपको कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जो कानून बना होगा उसके अतिरिक्त, उसके अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसा हमको सोने का अधिकार है, हमको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, ये सब चीज़ वंचित नहीं किया जा सकता। ये सब किस में कहता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ठीक है। नागरिकों को सरकार का क्या कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को स्वस्थ हेल्दी इन्वायरमेंट दे, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, 2010 पारित करवाया था। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ कहाँ पे है आपका, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जबकि 4 अन्य पीठ है भोपाल मध्य प्रदेश में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए कोई भी मुद्दा होगा तो ये कौन देखता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब आर्टिकल 21 में ही एक और है, आर्टिकल 21 का क, जिसमें क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें
निःशुल्क यानी फ्री तथा अनिवार्य नेसेसरी है जो कि शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये आर्टिकल 21 का क क्या कहता है कि जो भी राज्य में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आपका फ्री और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। ये आर्टिकल 21 का कम है और संशोधन ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। देखिए आर्टिकल आपका 20 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता था, अपराधों के लिए था ना, अपराधों के लिए 2 सीढ़ी का अधिकार, और ये भी उसी टाइप से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या क्या दी गई है? तो हिरासत में, जैसे आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको अरेस्ट में लेने का कारण बताना होगा कि क्यों भाई लिया गया, आपको अचानक से घर आके आपका अरेस्ट क्यों किया गया है या कहीं से भी आपको अरेस्ट क्यों किया गया, इसका कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, जो भी आपका जैसे पुलिस स्टेशन आपके नज़दीक ले गया तो वो जो आने जाने का टाइम लगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर क्या होता है, उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, ये अधिकार है। ठीक है, उससे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा कि आप वकील आप वो अपना बुलाए 24 घंटे के अंदर वो अपना पेश किया जाए, उसके बाद फिर वो वकील अपना बुलाए, उससे सलाह ले कि क्या किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, भाई क्यों क्या होगा, ठीक है, कैसे, ये सब आपको स्वतंत्रता दिया गया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो आपका 20 और 22 एक तरह से सिमिलर टाइप का है, लेकिन वो अपराधों के लिए एकदम फिक्स अपराधों के लिए, ये हो सकता है कि मे बी मिस्टेक हो बाय चांस या ऐसी कुछ हो, तो इसके लिए है। ठीक है, निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 एवं तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अब जो आर्टिकल 22 है उसमें खंड बना हुआ है 3, 4, 5, 6, उसके लिए बताया गया है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। जिसका क्या, देखिए इसका उद्देश्य होता है ना कि किसी पे आपको अगर शक है, जैसे अधिकतर आप मूवी अगर आप बहुत देखते होंगे तो मूवी में आप देखते होंगे किसी पर अगर शक होता है कि कोई टेररिस्ट है या कोई अटैक करने वाला है, कोई कुछ ऐसा कोई या कोई चोरी होने वाला है इस टाइप का बहुत बड़े लेवल पे, या कोई अटैक होने वाला है, तो उस शक के बेसिस पे कि ताकि वो अपराध से बचाया जा सके, अपराध होने से पहले ही उससे शक के बेसिस पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कि ताकि बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने से रोक लिया जाए। ठीक है, इस टाइप का मूवी में बहुत सारा दिखाया होगा। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरना उससे अपराध करने से रोकना है। ठीक है, कि अपराध हो ही ना। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा के लिए होता है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब वह सरकार के ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरोध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना होता है तो उसके लिए सरकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये आपको 3 महीने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर 3 माह से ज़्यादा इसके लिए आपको रखना होगा उस पर्सन को, तो सरकार बोर्ड का आपको परमिशन चाहिए होता है। इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझ जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यादन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मेन यही है कि आपको ध्यान रखना है क्या कि जो आर्टिकल 22 का 3, 4, 5, 6 खंड है उसके तहत क्या कहा है कि आपको अपराध करने से रोकना है भाई। ठीक है, अपराध नहीं होने चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को जो अरेस्ट किया जाएगा उसमें 3 माह का ही तक आप रख सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करना हो तो सरकार बोर्ड का परमिशन लेना होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए निवारक निरोध से संबंधित अभी तक बनाए गए विधियाँ अब कौन कौन सा है। एक है पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना था,
भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। देखिए जनवरी नहीं, ये फरवरी है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है, जो 1950 में बना तो इसको 51 में समाप्त कर दिया गया जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया गया और अंततः कब खत्म कर दिया गया? 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका बना था फिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा एक्ट। मीसा एक्ट क्या था आपका? 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण इसमें 79 में से समाप्त कर दिया गया। तो 71 में मीसा शुरू हुआ, 79 में से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आपका विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, ये भी आपका 1974 में आया। इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा 2 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तस्करी क्या होता है? जैसे कि होता है ना यहाँ पे, जैसे ये आप सप्लाई करते हैं ड्रग्स का, गन्स का, ठीक है, आर्म्स का, बंदूक वगैरह ये सब, और तो ये सब चीज़ के लिए ये बनाया गया था। तो पहले इसका अवधि कितना था? 1 साल, और फिर बाद में बढ़ा के इसको 2 साल कर दिया गया। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में इसे लागू किया गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट है फिर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून टाडा। ठीक है, जिसको टाडा एक्ट कहते हैं। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। ये 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया टाडा को। ठीक है, फिर है आपका पोटो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप था। इसके अंतर्गत क्या किया गया? कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। 23 आतंकवादी गुट, देखिए यहाँ हमारे देश में बहुत सारे इस टाइप के बने हुए हैं जिसमें आतंकवादी गुटों की पहचान की जाती है सब। तो 23 आतंकवादी गुटों को बैन किया गया इसके तहत। ठीक है, पोटो के तहत, याद रखिएगा। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। मतलब जो आतंकवादी है और जो आतंकवादी को छुपाए हैं, ठीक है, उनके सूचना को छुपाते हैं, उन्हें भी दंडित करने का इसके तहत किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। अब इसके तहत क्या किया गया कि शक जिस पे भी पुलिस को होगा उसको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 3 माह से अधिक नहीं हिरासत में अरेस्ट करके रख सकती है। ठीक है, पोता के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन वह अपील गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। ठीक है, 3 माह तक रखा जाएगा आपको, 3 माह से अधिक नहीं। लेकिन जब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे गलत है, ये जो भी आपका आरोप लगाया गया है, तो वो आपको क्या करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन 3 माह के बाद ही। पोतो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोता हो गया। ठीक है, पहले पोतो था 2001 में, 2002 अधिनियम बनने के बाद पोता हो गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पहले ऑर्डिनेंस था फिर बाद में एक्ट बन गया। 21 सितंबर 2004 को इसका अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया और फाइनली 2004 में इसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो आज हमने 3 मौलिक अधिकार देखे। नेक्स्ट मौलिक अधिकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।